आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को हम हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन? इसलिए कि इसमें जो डॉटर सेल बनता है वह मदर सेल से डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की आधी रह जाती है और इसके अतिरिक्त वो जेनेटिकली अनआइडेंटिकल भी होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है हेट्रोटाइपिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन में दो पार्ट हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और दूसरा है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो होगा ये कैसा होगा? रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस होगा, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी डॉटर सेल्स में, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस। रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस 1 जो है इसमें डिफरेंट स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और तब उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो फर्स्ट स्टेज है और इस स्टेज में 5 सब स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं हर फेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और किस तरीके से क्रोमोसोम में चेंजेज आता है और कौन कौन से एक्शन इस कैरियोकाइनेसिस के दरमियान होता है सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। Prophase first is the longest phase, and this phase और इस फेज में कितने सब स्टेजेस होते हैं? इसमें सबसे पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकिटीन और चौथा है डिप्लोटीन एंड द लास्टली दैट इज डाइकाइनेसिस। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे कि लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होगा, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में और डाइकाइनेसिस में। तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज है, इसके 5 सब स्टेजेस हैं। सबसे पहला है लिप्टोटीन। इस लिप्टोटीन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वह एज इट इज रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, आउटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस। और इसके अतिरिक्त जो क्रोमोसोम नेटवर्क है वह लिप्टोटीन में गायब हो जाता है। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो नेटवर्क के फॉर्म में रहता है और उस नेटवर्क कहाँ गायब होता है? जैसे ही लिप्टोटीन शुरू होता है वह नेटवर्क गायब हो जाता है और क्रोमोसोम कॉन्डेंस करने लगता है और सबसे पहला जो अपीयरेंस होता है नेटवर्क गायब होने के बाद वह लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक, लंबा सा, इस तरीके का ये लंबे लंबे क्रोमोसोम दिखाई देंगे। लेकिन यह जो क्रोमोसोम होगा इसमें 2 तरीके के क्रोमोसोम हैं। आपको पता है कि कोई भी सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह कैसे कहाँ से होती है? आधा क्रोमोसोम आता है मदर साइड से, आधा आता है फादर के साइड से। अब दोनों मिल जाता है तब वह बनता है 2n नंबर
और उस 2n नंबर में आधे क्रोमोसोम को हम कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम और आधे को क्या कहेंगे हम पैटर्नल क्रोमोसोम। तो वहां जो नेटवर्क था उस नेटवर्क में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का जाल था वो। लेकिन जैसे ही लिप्टोप्रीन शुरू हुआ वैसे ही क्या हुआ, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम का जो नेटवर्क था वो गायब हो गया और क्रोमोसोम जो है लंबा थ्रेड धागे के रूप में दिखाई देने लगा। तो मैटरनल क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से और पैटर्नल क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम पैटर्नल क्रोमोसोम का कलर भी बदल देते हैं। ये मान लिया ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और जो सफेद वाला है वो मैटरनल क्रोमोसोम है। ये मैटरनल हो गया और ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो है लंबे धागे के रूप में नजर आने लगेंगे। और ये जो एक धागा आपको जो दिख रहा है ये वास्तव में एक धागा नहीं है, यह एक थ्रेड का मतलब है एक डीएनए मॉलिक्यूल। अब पता है कि इंटरफेज में जो एस सब स्टेज है इंटरफेज का, उस सब स्टेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो यह जो एक थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर जो डीएनए है अपने ही जैसा दूसरा डीएनए भी बना लिया है, लेकिन ये दोनों डीएनए इस तरह से एसोसिएटेड होते हैं कि उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो लंबा थ्रेड के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्डेंस करेगा वैसे वैसे वो दोनों थ्रेड आगे अलग होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक थ्रेड का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ इसमें एक डीएनए है, इसमें दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ा हुआ होगा। ये ऐसे मान लीजिए, अभी तो नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो एक डीएनए ये हो गया और दूसरा डीएनए ये हुआ। एक डीएनए और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कहते हैं क्रोमैटिड्स। यानी कि इसमें दोनों ही एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हो गए हैं। लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड इस तरीके से एक दूसरे से इंटीमेटली एसोसिएटेड होता है कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। इस तरह से ये एक लंबा धागा के रूप में ही दिखाई देगा। लेकिन इसमें होता कितना है कि दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, यानी कि दोनों क्रोमैटिड्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गया मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम थ्रेड के रूप में दिखाई देने लगेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज रहेगा, नो डिस्टर्बेंस। न्यूक्लियोलस भी एज इट इज रहेगा और जो आपका सेंट्रोसोम डिवाइड्स करके दो सेंट्रियोल बनाया था वो अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे। तो ये है प्रोफेज। इस प्रोफेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड। और क्या होगा इसके अंदर, जो क्रोमोसोम नेटवर्क था इंटरफेज का उसमें वो नेटवर्क गायब हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम कैसा दिखने लगेगा, लंबे थ्रेड धागे के रूप में नजर आने लगेंगे। क्रोमोसोम नेटवर्क डिसअपियर, क्रोमोसोम नेटवर्क disappear and maternal and paternal chromosome looks like a thread. Maternal and paternal chromosome appear as thread, ये धागे के रूप में दिखाई देने लगेंगे। और क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू टू सेंट्रियोल और ईच वन इज मूविंग टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल।
and the next point is the centrosome ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू इस स्टेज में G2 में डिवाइड कर चुका था, और ये G2 में डिवाइड करने के बाद अब ये धीरे धीरे अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेगा। तो ये तो एक पॉइंट और इसमें आप लिख सकते हैं कि divided centrosome moves towards their respective pole. Centrosome moves towards their respective pole. अपने पोल की तरफ वो मूव करेंगे, क्योंकि इसका डिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका था G2 फेज में, लेकिन जैसे ही प्रो फेज शुरू होगा वैसे ही क्या होगा कि दोनों अपने अपने ध्रुव की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये मूवमेंट शुरू हो गया है। तो ये है आपका लिप्टोटीन, इसको क्या कहते हैं हम, लिप्टोटीन। इस स्टेज का नाम है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोटीन। तो देखिए इस जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन, ये जो जाइगोटीन है इस स्टेज में एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो सबसे पहले सेल बनाते हैं, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये दूसरा लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो मैटरनल क्रोमोसोम है और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। मैटरनल M और पैटर्नल P, फादर और मदर से आए हुए क्रोमोसोम, एक मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा। तो देखिए मैटरनल क्रोमोसोम एक पेयर ये बनेगा, और जो दूसरा पेयर बनेगा वो ये है दूसरा पेयर, मैटरनल और पैटर्नल, दो ही पेयर लेके चल रहे हैं इसमें, ये पैटर्नल क्रोमोसोम और ये मैटरनल क्रोमोसोम। तो जो पहला इवेंट होगा जाइगोटीन में, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और पेयरिंग के लिए दोनों के बीच में एक गम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस गम लाइक स्ट्रक्चर या गोंद जो होता है चिपकने वाला, या सीमेंटिंग एजेंट जो होता है दोनों के बीच में, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में, वह जो सिनेप्टिक सीमेंटिंग एजेंट है वो एक्चुअल में है क्या, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वो जो सीमेंटिंग एजेंट है बीच में, इसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, उस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहेंगे, और सिनेप्सिस के लिए जो केमिकल सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है यह किस चीज का बना होता है, केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन का ये बना होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स केमिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट इज 5% ओनली, ये 5%, और प्रोटीन जो होगा ये 95% होगा, 95%, और मोस्टली कौन सा प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, इसमें पाया जाएगा
हिस्टोन प्रोटीन। तो पहला इवेंट सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उस पेयरिंग के लिए क्या चाहिए? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये क्या है? एक सीमेंटिंग एजेंट है, और यह जो सीमेंटिंग एजेंट है केमिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? 5%। प्रोटीन कितना होता है? 95% होता है। और इसके अलावा क्रोमोसोम, यहाँ लंबा पतला धागा दिख रहा था लिप्टोटीन में, उसमें कॉन्डेंसेशन शुरू हुआ था। यहाँ पर भी कॉन्डेंसेशन कॉन्डेंस करेगा। शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग का जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस जारी रहेगा, तो ये भी शॉर्टनिंग और थिकनिंग होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है एक, ये जो स्ट्रक्चर है मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम और सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये बीच में है। तो इसमें एक मैटरनल, एक पैटर्नल और सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। इसको कहते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में क्या होगा? दो, एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा, और बीच में क्या होगा? सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए, ये बाईवैलेंट इसलिए कहा है कि क्योंकि एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है। अभी भी इस मैटरनल क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमेटिड्स अभी भी नहीं दिख रहे हैं। पैटर्नल क्रोमोसोम के भी दोनों क्रोमेटिड्स अभी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ यह जो दूसरा पेयर है, इसमें भी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है लंबे धागे के रूप में। वो धीरे धीरे कॉन्डेंस तो कर रहा है, लेकिन अभी वो स्प्लिट नहीं हुआ है दोनों में, दो क्रोमेटिड्स में। इसलिए यह, इसको हम क्या कहेंगे? बाईवैलेंट कहते हैं। अब देखिए, ये जो सिनेप्सिस का जो प्रोसेस है, जो पेयरिंग होगा होमोलोगस पेयर की क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होगी, वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला जो तरीका है प्रोसेंट्रिक। फर्स्ट जो होगा प्रोसेंट्रिक होगा, दूसरा जो होगा प्रोटर्मिनल होगा, और तीसरा होगा रैंडम। तो सबसे पहले देखिए, तो सिनेप्सिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का होगा। एक पहला होगा प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस, प्रोटर्मिनल। दूसरा होगा प्रोसेंट्रिक, और जो तीसरा होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटर्मिनल, प्रोसेंट्रिक और रैंडम। इसको हम कहेंगे रैंडम सिनॉप्सिस। देखिए, प्रोटर्मिनल में टर्मिनल एंड से शुरू होगा, टर्मिनल एंड से पेयरिंग शुरू होगी और सेंटर की तरफ बढ़ेगा। यानी कि दोनों क्रोमोसोम का जो टर्मिनल एंड है कहाँ है? ये क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड हो गया, इधर भी क्रोमोसोम के मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड हो जाएंगे। ये हो गया इसका सेंटर। तो टर्मिनल एंड यहां से भी शुरू होगा पेयरिंग, और नीचे वाले टर्मिनल एंड से भी शुरू होगा पेयरिंग। तो पेयरिंग किधर से जाएगा? टर्मिनल एंड से सेंटर की तरफ जाएगा। पर देखिए, इसी को कहते हैं हम प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस। टर्मिनल एंड से शुरू होगा और सेंटर की तरफ पेयरिंग होता हुआ जाकर के खत्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रो टर्मिनल। प्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमेयर से शुरू होगा और दोनों टर्मिनल एंड की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेंट्रिक। और एक होता है रेंडम। रेंडम का मतलब होगा ना तो कोई निश्चित नहीं होगा, टर्मिनल एंड से भी शुरू हो सकता है, सेंट्रल एंड से भी शुरू हो सकता है, और बीच से भी कहीं से शुरू हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं रेंडम सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड 5% होता है, प्रोटीन इसमें 95% होता है, और पेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बाईवैलेंट कहते हैं। उस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस 3 तरीके का होता है, प्रो टर्मिनल, प्रोसेंट्रिक एंड रैंडम। अब सबसे पहले तो यही समझिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है।
होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं वह क्रोमोसोम का वह जोड़ा जो हर दृष्टिकोण से बराबर होगा। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का वह जोड़ा जो हर दृष्टिकोण से एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए कि अगर एक क्रोमोसोम ये है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, यह एक तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम हैं। ये मान लिया ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम। सॉरी, ये दोनों मैटरनल हैं, ये दोनों पैटर्नल हैं। इसको दूसरा कलर से बनाता हूं तो क्लियर होगा। ये पैटर्नल हो गया और ये दूसरे कलर से मैटरनल पैटर्नल। ये मैटरनल और ये पैटर्नल। देखिए ये दोनों मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों की लंबाई करीब करीब सेम है, लेंथ दोनों का बराबर है, थिकनेस भी बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे होमोलोगस पेयर। लेकिन ये जो मैटरनल क्रोमोसोम और ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों को हम नहीं कहेंगे कि एक क्रोमोसोम लंबा हो गया और दूसरा जो है शॉर्ट हो गया। तो ये जो पेयर, ये इसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, ये एक दूसरे का नॉन होमोलोगस हो गया। और ये जो हुआ हर दृष्टिकोण से बराबर है, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का वह पेयर जो हर दृष्टिकोण से आपस में बराबर हो, एक कोई सिमिलरिटीज उसके अंदर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये था आपका जाइगोटीन। एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से 3 एलिमेंट्स होंगे, एक सेंट्रल एलिमेंट होगा और 2 लैटरल एलिमेंट्स होंगे। एक ये सेंट्रल एलिमेंट है और इसके अलावा 2 लैटरल एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ये लैटरल एलिमेंट्स हो गया और इस लैटरल एलिमेंट्स और सेंट्रल एलिमेंट के बीच में एक ट्रांसवर्स एलिमेंट्स भी मिलेगा इस तरीके का, जो एक दूसरे को सेंट्रल एलिमेंट और लैटरल एलिमेंट को जोड़ता है। तो ये है आपका लैटरल एलिमेंट, ये है सेंट्रल एलिमेंट और दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंक है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स लिंक, लैडर लाइक ट्रांसवर्स एलिमेंट, जो दोनों को किसके किसके बीच में होता है, सेंट्रल एलिमेंट और लैटरल एलिमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो येलो कलर का है दोनों तरफ, ये हो गया लैटरल एलिमेंट, और यही लैटरल एलिमेंट के दोनों तरफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं। जैसे इसके केस में देखिए, ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये यहां पर पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया और जो दूसरे तरफ है इधर हो गया आपका मैटरनल क्रोमोसोम। तो मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम और बीच में ये क्या हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में 3 एलिमेंट्स हैं, सेंट्रल एलिमेंट, 2 लैटरल एलिमेंट और सेंट्रल और लैटरल एलिमेंट को जोड़ने वाला ट्रांसवर्स एलिमेंट है, और केमिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये था आपका क्या, जाइगोटीन। फिर से देखिए जाइगोटीन में कौन सा होगा, ये जो सेंट्रोसोम मूव किया था थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये जो क्रोमोसोम था, कंडेंसेशन, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग लिप्टोटीन में शुरू हुआ था, ये भी यहाँ पर भी ये जारी रहेगा। लिप्टो अभी दोनों क्रोमेटिड साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए शॉर्टनिंग और थिकनिंग कंटिन्यू जारी है।
और क्या हो गया, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम की पेयरिंग के लिए सिम्प्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया और इसको हम क्या कहते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद आता है पैकेटिंग। तो अब नेक्स्ट स्टेज पैकेटिंग। देखिए जो पैकेटिंग है इसमें जो बाइवैलेंट है इसमें क्रोमेटिड्स अलग अलग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैकेटिंग शुरू होगा वैसे ही क्या होगा, क्योंकि ये थिकनिंग और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस जारी है और उस प्रोसेस को उसी को कहते हैं हम कंडेंसेशन। और ये कंडेंस कर जाएगा जैसे ही पैकेटिंग शुरू होगा। उससे पहले ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है उनके दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। इसके दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखने लगेगा, यानी दो क्रोमेटिड्स ये हो गए और ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसके भी दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखने लगेंगे। तो ये कैसा था, बाइवैलेंट था। और ये कैसा हो गया, टेट्राड। बाइवैलेंट तो है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है इसलिए इसको बाइवैलेंट कहते हैं, लेकिन दोनों क्रोमेटिड्स इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो 1 2 3 4, तो ये बाइवैलेंट टेट्राड है। और ये क्या है, बाइवैलेंट डायड कहते हैं इसको, बाइवैलेंट डायड, क्योंकि इसमें दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइवैलेंट डायड या टेट्राड। ये बीच में सिम्प्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये सिम्प्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानना जरूरी है और तब उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पैकेटिंग स्टेज में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों ही क्रोमेटिड साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये स्टेज है पैकेटिंग। यहां पर चेंजेस क्या हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट ही होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है, अलग अलग है इसमें जाइगोटीन में। और सेंट्रोसोम अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग हैं और सेंट्रोसोम अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पैकेटिंग शुरू होगा वैसे ही क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमेयर है ये जो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा। मान लिया ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे पोल की तरफ पहुंचने लगेगा। और मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड साफ साफ दिख रहे हैं। तो ये देखिए जो मैटरनल क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स है M, इसकी संख्या है 1 और 2। और ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसकी जो क्रोमेटिड्स हैं इसको हम कह रहे हैं 3 और 4, 3 और 4। तो देखिए मैटरनल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स 1 और 2, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसी तरीके से पैटर्नल क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स 3 और 4, ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब 2 और 3 और 1 और 4, देखिए 2 और 3 सिस्टर की नॉन सिस्टर। 2 और 3 में क्या है, 2 नंबर किसका है, मैटरनल क्रोमोसोम का, और 3 किसका है, पैटर्नल क्रोमोसोम का। तो 2 और 3 क्रोमेटिड्स ऑफ 1 maternal, 1 paternal. So these are non-sister chromatids. 1 and 4, these are also non-sister chromatids. 1 paternal and 1 maternal. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 and 3 सिस्टर की नॉन सिस्टर, 2 and 3 are non-sister chromatids, but they are facing symptonymal complex. So these are called
internal non-sister chromatids, but those they are away from the synaptonymal complex 1 and 4. These are the non-sister chromatids. They are called external chromatids, external non-sister chromatids. Now अब हम लोग समझ गए होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर मैटरनल क्रोमोसोम का 1 and 2 ये क्या होगा, 3 and 4 ये क्या होगा, फिर 2 and 3 ये क्या हुआ, and 1 and 4। देखिए 1 and 2 these are the chromatids of maternal chromosome, that's why these are called sister chromatids। इसको हम क्या कहते हैं, sister chromatids। देखिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। अब 3 and 4 ये दोनों भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन ये सिस्टर क्रोमेटिड्स किसका है, पैटर्नल। ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसा है, पैटर्नल, और ये कैसा है, मैटरनल। ये मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स है। देखिए 2 and 3 1 maternal 1 paternal, these are sister की non sister, these are non sister chromatids, non sister chromatids। Similarly 1 and 4 these are sister की non sister, 1 maternal 1 paternal, these are also non sister chromatids। ये भी क्या है, non sister chromatids है, non सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोनों ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक को कहते हैं हम इंटरनल और एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क क्या है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की तरफ रहेगा, 2 and 3 सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की तरफ है, सटा हुआ है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड 1 and 4 अवे फ्रॉम द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो बीच में क्या है, ये येलो कलर का, ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम टेट्राड, इसको कहते हैं टेट्राड। यहां क्या है, डायड है, मैटरनल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम और बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट डायड कंडीशन है ये। कभी कभी क्या होता है कि ये अर्ली जाइगोटीन, लेट जाइगोटीन में जैसे ही होगा, चूंकि ये कंडेंसेशन शुरू हो गया था अर्ली जाइगोटीन में, अर्ली जाइगोटीन का लेप्टोटीन से ही जारी है, लेकिन जाइगोटीन के एंड होते होते दोनों क्रोमेटिड साफ साफ दिखने लगता है। तो जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि लेट जाइगोटीन में जो बाइवेलेंट था, वो बाइवेलेंट डायड कंडीशन था, वो लेट जाइगोटीन में कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, दोनों क्रोमेटिड्स दिखने लगे दोनों के। तो ये हो सकता है लेट जाइगोटीन में ये टेट्राड हो जाएगा, बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन हो सकता है लेट में, या फिर पैकेटिन जैसे ही शुरू होगा ये पूरा का पूरा साफ साफ दिखने लगेगा दोनों क्रोमेटिड्स। तो यहां पर इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, अर्ली जाइगोटीन, अर्ली में तो क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं दिख रहा, लेकिन लेट जाइगोटीन में क्या होगा, कॉन्डेंस्ड कर जाएगा और दोनों ही क्रोमेटिड्स मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के साफ साफ दिखने लगेंगे। तो टेट्राड कंडीशन हो जाएगा, तो अर्ली जाइगोटीन और लेट जाइगोटीन। एनीवे पैकेटिन की जब शुरुआत होगी उसी समय ये टेट्राड कंडीशन दिखाई देगा। तो ये टेट्राड का मतलब हो गया कि मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, यानी कि पैकेटिन स्टेज अब शुरू हो चुका है। लेट जाइगोटीन एंड अर्ली पैकेटिन जो कंडीशन हो, अर्ली पैकेटिन में टेट्राड दिख रहा है और लेट जाइगोटीन में भी टेट्राड कंडीशन दिखेगा। अब
इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, मुझे लग रहा है कि अब मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम में 1 एंड 2 क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, समझ में आ गया होगा। 3 एंड 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स पैटर्नल, एंड 1 एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मैटरनल, 2 एंड 3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल, 1 एंड 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सटर्नल। तो इतना क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पैकेटिन स्टेज में क्या क्या होता है। देखिए, पैकेटिन स्टेज में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और दूसरा को कहते हैं काइज़मा फॉर्मेशन। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहाँ होता है, पैकेटिन स्टेज में होता है। पहला क्या है, क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा है काइज़मा फॉर्मेशन। तो ये दोनों इवेंट्स जो होते हैं, ये कैसा है, किस तरीके से होगा, इट इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, पहला है क्रॉसिंग ओवर और जो दूसरा है वो है आपका काइज़मा फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मा फॉर्मेशन। देखिए, तो पहले क्रॉसिंग ओवर होगा और फिर काइज़मा का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है, ये टेट्राड कंडीशन है, बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्रोमेटिड्स दिख रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में ये हो गया, ये क्रोमेटिड्स, फिर नेक्स्ट ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसको भी मैं पहले बना देता हूं फिर समझाता हूं। ये पूरा क्रोमोसोम, फिर उसी तरीके का ये हो गया, और इधर भी देखिए ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन यहाँ कटा हुआ है। चलिए देखिए, ये फर्स्ट स्टेज पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा फॉर्मेशन। ये टेट्राड कंडीशन है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। बाईवैलेंट टेट्राड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बाईवैलेंट टेट्राड। बाईवैलेंट टेट्राड है, मैटरनल पैटर्नल है और दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ। वहां बाईवैलेंट डायट था अर्ली जाइगोटीन, लेट जाइगोटीन में ये बाईवैलेंट टेट्राड कंडीशन होगा, और अर्ली पैकेटिन में तो ये रहेगा ही रहेगा। तो अब जो क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा फॉर्मेशन, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहां पर हो रहा है। जो क्रॉसिंग ओवर है और काइज़मा फॉर्मेशन, ये इट इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन। इसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज, और एक दूसरा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं लाइगेज। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज है, ये क्या करता है, इट इज द एनिमी ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का दुश्मन है। ये क्या करता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करेगा, डिसॉल्व करेगा, नष्ट करेगा या खाएगा, उसको कह लीजिए आप एक तरीके से। तो जब वो इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है या खा रहा होता है, तो इसको तो नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या करेगा, जो मैटरनल और पैटर्नल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल है, उसको भी वो काट डालता है। वह मिनिमम एक जगह तो काटेगा ही काटेगा, और मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। जितना ज्यादा ये काम करेगा उतना ज्यादा गलती करेगा। जब लंबे क्रोमोसोम पर काम करेगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बहुत लंबा क्रोमोसोम में लगा हुआ है, फैला हुआ है, दूर तक है, ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा, ज्यादा गलती करेगा। कम काम करना पड़ेगा तो कम गलती करेगा। तो ये क्या करता है, मिनिमम, इट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेटिंग
पैकेटिन में ये सबसे पहला जरूरी है, मियोसिस डिवीजन का ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि इस न्यूट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स को जब डिस्ट्रक्शन होता है एंजाइम के द्वारा तो कम से कम एक जगह पर तो वो काटेगा ही काटेगा, और मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये देखिए, जब रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज न्यूट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स को खत्म कर रहा था तो यहाँ पर दो जगह कट गया है, दो जगह कट गया। अब ये कटा हुआ है तो ऐसे तो रहेगा नहीं, इसने कहा कि इसको जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए एक दूसरा एंजाइम आया। अब तो जोड़ तो देंगे लेकिन हम अपने हिसाब से जोड़ेंगे, तो बोले जोड़ तो दो। तो देखो ये कैसे जोड़ता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज। तो इसने ये जोड़ता कैसे है, इसको जोड़ने का तरीका देखिए। ये क्या करता है कि इस सेगमेंट को लेकर के इससे जोड़ देता है और इस सेगमेंट को इससे जोड़ देता है। देखिए ये क्या हुआ, सही रिपेयर हुआ। सही रिपेयर तब होता इसको ऐसे जोड़ देता तब ये हुआ। ये रिपेयर तो कर दिया लेकिन कैसा किया, रॉन्ग रिपेयर हुआ। ये रॉन्ग रिपेयर कर दिया, गलत तरीके से जोड़ दिया। तो अब देखिए क्या है कि इसका जो एक सेगमेंट था क्रोमेटिड्स है, इंटरनल क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर ये इंटरनल क्रोमेटिड्स है। इसकी संख्या में लिख दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये 1 2 और ये है 3 और 4। देखिए इन दोनों के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किस चीज का, क्रोमेटिड्स के सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो देखिए यह जो सेगमेंट था, ये जो मैटरनल क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो दूसरे नंबर पर, यह सेगमेंट को इस क्रोमोसोम से, इस सिस्टर क्रोमेटिड से जोड़ दिया गया और इसको जोड़ दिया जाएगा इससे। तो देखिए जब इसको जोड़ा गया तब क्या बना, एक क्रॉस बना। तो ये जो क्रॉस बना इसको कहते हैं काइज़मा। ये जो क्रॉस बना है तो काइज़मा इज द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, या कह सकते हैं काइज़मा इज द रिजल्ट एंड क्रॉसिंग ओवर इज द काउज। कौन सा प्रोसेस पहले हुआ, काइज़मा फॉर्मेशन या क्रॉसिंग ओवर? देखिए क्रॉसिंग ओवर पहले हुआ है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। काइज़मा यहां पर हम नहीं दिखाया है अभी, इसके केस में काइज़मा हमने बना दिया है। तो काइज़मा कब बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर पहले हो रहा है और काइज़मा बाद में बन रहा है। देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो गया और जब ये इससे जुड़ जाएगा तब जाकर के काइज़मा बनेगा। यानी कि क्रॉसिंग ओवर इज द काउज, काइज़मा इज द रिजल्ट, एंड काइज़मा इज द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर, काइज़मा इज द काउज एंड क्रॉसिंग ओवर इज द रिजल्ट। और काइज़मा वह पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर की पूरी प्रक्रिया होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाता है। तो यह है आपका दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मा फॉर्मेशन। इट इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन। कहीं कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज की जगह पर एक एंजाइम का नाम लिखा जाता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज भी, दोनों एंजाइम को सम्मिलित रूप से रिकॉम्बिनेज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ब्रेकेज रीयूनियन, ब्रेकेज पहले काटा गया और फिर उसको जोड़ा गया, ब्रेकेज रीयूनियन मैकेनिज्म। रीयूनियन तोड़ करके पहले ब्रेक किया गया और फिर उसको जोड़ दिया गया, तो ब्रेकेज रीयूनियन मैकेनिज्म है। ये किसका काम है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज इज द मिक्सचर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज एंड लाइगेज। तो इट इज ए ट्विन एंजाइम एक्शन, या कह सकते हैं इट इज क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज की जगह पर हम रिकॉम्बिनेज भी कह सकते हैं। तो ये है आपका। तो हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा का फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, पैकेटिन में होता है। कुछ किताब में मिलेगा आपको पैकेटिन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटिन में भी होगा, लेकिन वहां पर नहीं होता है। काइज़मा का बन तो जाता है लेकिन यहाँ पर दिखता नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं है काइज़मा इन पैकेटिन, लेकिन बन जाता है। इसके नेक्स्ट वाले स्टेज में दैट इज क्लियरली विजिबल। तो काइज़मा आर बेस्ट सीन इन डिप्लोटिन बट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन पैकेटिन। तो पैकेटिन में दो इंपॉर्टेंट इवेंट क्रॉसिंग ओवर और
काइजमा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल। तो ये है आपका पैकेटिंग स्टेज। और इस स्टेज के चारों तरफ क्या है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और क्या है, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर है मौजूद, और सेंट्रोसोम धीरे धीरे अपने पोल की तरफ पहुंचने ही वाला है, पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने ही वाला होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अभी भी अलग अलग हैं, अभी मिला नहीं है क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। तो यह है आपका पैकेटिन। पैकेटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। तो देखिए टर्मिनलाइजेशन कैसे होता है डिप्लोटिन में, दैट इज द मूवमेंट ऑफ काइजमा टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड। जैसे ये काइजमा है तो ये जो यहां पर बीच में है ये इस तरह से मूव करेगा टर्मिनल एंड की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। तो देखिए टर्मिनलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप इज द डाइकाइनेसिस। ये है न्यूक्लियोलस, अभी भी इसके अंदर है, मौजूद है। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो पेयर लेके चले थे, अब चूंकि बड़ा है मैं यहाँ पर एक ही पेयर दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस जिस तरीके से सारे काम इस पेयर में होगा उसी तरीके से सारे पेयर्स में होंगे। तो यह है मैटरनल क्रोमोसोम और यह है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो दो इवेंट हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर और काइजमा फॉर्मेशन। तो अब जो डिप्लोटिन स्टेज है ये है डिप्लोटिन। पहला था लिप्टोटिन, दूसरा था जाइगोटिन, तीसरा था पैकेटिन और चौथा है डिप्लोटिन। दिस इज द फोर्थ वन। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन बिगिंस। प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन begins. अर्ली डिप्लोटिन, लेट डिप्लोटिन में ये कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेज में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाएगा यहां पर, कंप्लीट होगा लेट डिप्लोटिन में हो जाएगा। मतलब डिप्लोटिन जब खत्म होने की स्थिति में होगा तो उसको लेट डिप्लोटिन कहेंगे, वहां पर या तो खत्म हो जाएगा नहीं तो अर्ली जो डाइकाइनेसिस होगा उसमें वो कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहला द प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन बिगिंस हियर एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द, ये मूवमेंट हो गया, इसका टर्मिनल एंड की तरफ मूव करेगा, ये काइजमा टर्मिनल एंड की तरफ ये स्लाइड करेगा, जैसे यहां पर है एक दूसरे से, ये धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ। रिपल्सन, दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये काइजमा जो है स्लाइड करता हुआ टर्मिनल एंड की तरफ शिफ्ट करेगा, और वहीं पर जाकर के ये अलग नहीं होगा, टर्मिनल एंड पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ ऐसा ही सटा रहेगा। तो प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन बिगिंस हियर एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द, जो काइजमा वहां बनना शुरू हुआ था, बना था लेकिन वहीं पर, तो काइजमा फॉर्मेशन कंप्लीटेड हियर, काइजमा फॉर्मेशन कंप्लीटेड, काइजमा फॉर्मेशन completed and recombinant nodules visible,
और अपीयर्स। तो काइजमा जहां पर होगा वहां पर गांठ जैसा दिखने लगेगा, तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स उसको कहते हैं। तो वह जो काइजमा, तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर बेस्ट सीन किस में होगा? डिप्लोटीन में आपका जो काइजमा है वो अच्छे तरीके से दिखेगा। और एक चीज और मैं बता सकता हूं कि बताना चाहूंगा कि ये जो काइजमा है मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम डिपेंड्स करेगा लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। जितना ज्यादा कटेगा उतना बार एक्सचेंज होगा। सबसे ज्यादा काइजमाटा किसमें पाया जाता है? वेसिया फावा। वेसिया फावा। इसमें बाइवेलेंट में 12 काइजमाटा पाए जाते हैं। काइजमाटा 12 काइजमाटा पर बाइवेलेंट। बाइवेलेंट में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया। तो एक बाइवेलेंट में कितने होंगे? 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ काइजमाटा सीन इन वेसिया फावा। ये एक प्लांट है। तो कौन सा इवेंट हो गया डिप्लोटीन में? प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन बिगिंस एंड काइजमा आर बेस्ट सीन। काइजमा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स के रूप में ये अपीयर होगा और ये अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स कहाँ दिखता है? डिप्लोटीन स्टेज में। देखिए जो डिप्लोटीन स्टेज है कुछ एनिमल्स में ये लंबे समय तक रहता है और ह्यूमन बींग्स में भी लंबे समय तक रहेगा। दो तरीके से हम इसको बताएंगे। एक है नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, जिसमें आएगा आपका फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मुख्य तौर पर एम्फीबियंस एंड बर्ड्स में नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, और एक होगा मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, मैमेलिया ह्यूमन बींग्स में। तो डिप्लोटीन स्टेज लंबा होता है। डिप्लोटीन स्टेज जो ह्यूमन बींग का जो केस है, हमारे हम लोगों के अंदर, उस फीमेल के अंदर, उसमें क्या होता है कि बर्थ के बाद ओवुलेशन के पीरियड तक, ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने की स्थिति में वहां तक का ड्यूरेशन होता है। तो ये डिप्लोटीन स्टेज नॉन मैमेलियन में तो है ही, ज्यादातर लंबे समय का होता है। और इन कहने का मतलब है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है मैमेलियन में भी और नॉन मैमेलियन दोनों में ही लंबे समय तक होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नॉन मैमेलियन है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इसमें जो होता है क्रोमोसोम जो होता है डीकॉन्डेंस करता है। फिर से यहां तक तो मैक्सिमम कॉन्डेंसेशन हो चुका है, तो मैमल में तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें डीकॉन्डेंसेशन नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है, डीकॉन्डेंसेशन नहीं होगा। यानी कि बर्थ के बाद ये लंबे समय तक ये इसी स्टेज में रहेगा। और कंप्लीट कब होगा? ओवुलेशन के समय में ये जो डिप्लोटीन का स्टेज है के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा डाइकाइनेसिस प्रोसीड करेगा। लेकिन जो नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स हैं उसमें क्या होगा? डीकॉन्डेंसेशन होगा। क्रोमोसोम में एक बार फिर से डीकॉन्डेंसेशन होगा और डीकॉन्डेंसेशन होने के बाद वो क्या होगा कि लूज होगा। लूज होने के बाद एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन और फिर होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए का निर्माण होगा और आरएनए जब बनेगा तो उससे प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये जो नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स हैं उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह एक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम उसके ओसाइट्स में पाया जाता है और उस क्रोमोसोम का नाम है क्या? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। देखिए कि जो मैमेलिया के अंदर, नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप्स क्रोमोसोम का होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्यों कहते हैं? कि उस क्रोमोसोम का जो शेप होता है लैम्प साफ करने वाले ब्रश के जैसा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम।
देखिए ये जो लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, ये है आपका लूप, और इसको कहते हैं हम एक्सिस। तो जो नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स हैं उसके क्रोमोसोम में डीकंडेंसेशन फिर से हो जाएगा, और डीकंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि वो इलोंगेटेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो इलोंगेट होगा, लूज होगा, वैसे ही जो है ये लूप लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा। इसको ये है आपका लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम, लैम्प्रोब्रस। तो डीकंडेंसेशन के बाद ये लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम दिखाई देने लगेगा, यानी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये लैम्प्रोब्रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप होता है कैसा होता है, लैम्प साफ करने वाले ब्रश के जैसा होता है, इसलिए कहते हैं लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम। किसमें मिलेगा? नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। तो डीकंडेंसेशन होगा, और स्पेशल क्रोमोसोम जो उसके ओसाइट्स में पाया जाता है, जिसको हम लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। लूप जो होता है जेनेटिकली एक्टिव होता है, एक्सिस क्या होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। डीएनए के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसलेशन भी बढ़ेगा। नतीजा क्या होगा कि मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन। न्यूट्रिएंट्स एक के अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होगा एक का, उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इसी एक से पूरा होगा। तो डेवलपमेंट से पहले एक के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में कमी ना हो जाए, डेवलपमेंट के समय उसको पूरी तरीके से पहले ही एश्योर कर लिया जाता है। और वो किसमें होता है? नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में। यानी कि नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स का के अंदर जो फिर से एक बार डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, और वह जो स्पेशल क्रोमोसोम है उनके अंदर पाया जाता है, उसको लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। और यह जो लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम है बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करेगा और न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन कर देगा सेल के साइटोप्लाज्म में, और तब जाकर के सेल का नेक्स्ट स्टेज आगे बढ़ेगा। यानी कि फिर से ये जब ये काम हो जाएगा डिप्लोटिन स्टेज में, तो फिर से क्रोमोसोम कॉन्डेंस करना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि डिप्लोटिन स्टेज में नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में के जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीकंडेंस्ड होते हैं, लेकिन जो मैमल्स का जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीकंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये होता है। यह है लैम्प्रोब्रस क्रोमोसोम। इसको डिस्कवर किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। लूप जो होता है जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है, और एक्सिस जेनेटिकली इनएक्टिव। एक्टिव रीजन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिक रीजन, और इनएक्टिव रीजन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। तो ये है आपका डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में अभी भी देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, मौजूद है अभी भी, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म अलग अलग है। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम कहेंगे डाइकाइनेसिस। तो जो अगला स्टेप है, द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, उसको हम क्या कहते हैं? डाइकाइनेसिस। देखिए डाइकाइनेसिस में क्या होगा? डिप्लोटिन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइकाइनेसिस। ये डाइकाइनेसिस, देखिए ये जो डाइकाइनेसिस है इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म गेट मिक्स्ड, सेंट्रोसोम रीच्ड इनटू देयर रेस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल पर ये पहुंच चुके हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बिगिंस, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गया और न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया। अब क्या बच गया इसके चारों तरफ? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स किया है। अब ये जो बाइवेलेंट है वो क्या होगा, लिक्विड मिक्सचर में एस्कैटर्ड हो जाएंगे, जहां तहां एस्कैटर्ड हो जाएगा। बाइवेलेंट लिक्विड मिक्सचर में एस्कैटर्ड हो जाएगा। एस्कैटर्ड कैसे होगा, ये तो क्रॉसिंग ओवर तो हुआ है ना इसमें, तो ये आ गया है इसका। इस तरीके से ये बिखरे हुए रहेंगे। बहुत सारा बाइवेलेंट होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद लिक्विड मिक्सचर में क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा ये जहां तहां स्कैटर्ड रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही मैं दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये इधर स्कैटर्ड है, ये इधर स्कैटर्ड है, कुछ इधर भी होंगे, सब इधर उधर बिखर जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका है। तो कौन कौन से इवेंट्स हो गए इसके अंदर, पहला ये डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म गेट मिक्स्ड, ये मिल जाएगा। सेंट्रोसोम रिज्ड इनटू देयर respective pole. Bivalent scattered in the mixture. Bivalent respective pole. Next point, spindle fiber formation begins. ये शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, बाइवेलेंट scattered in मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड मिक्सचर कर सकते हैं इसको, लिक्विड मिक्सचर में ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये जो 5 स्टेप्स हैं इसके हैं, प्रोफेज फर्स्ट के हैं। इसके बाद शुरू होगा, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1, देन साइटोकाइनेसिस 1। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।